स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी, हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, मानव जनन, जिसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जी अब इस चैप्टर में एक आखिरी टॉपिक रह गया है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, और वो है क्या, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ये पढ़ेंगे, फिर क्विज लेकर आऊंगा, होमवर्क दूंगा और चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलें आगे। आइए बात करते हैं किसकी बेटा जी, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण की। ध्यान से सुनते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसव की, फिर उसके बाद बात करेंगे दुग्ध स्त्रावण की। पहले तो प्रसव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और दुग्ध स्त्रावण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले इंग्लिश के शब्द सुन लेते हैं बेटा। प्रसव को बोला जाता है पार्चुरीशन। अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना, क्या बोलते हैं, पार्चुरीशन। और दुग्ध स्त्रावण को बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में शब्द हैं। प्रसव को पार्चुरेशन और दुग्ध स्त्रावण को लैक्टेशन। ठीक है, चलें आगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात करेंगे, पार्चुरेशन या प्रसव के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है प्रसव, प्रसव का मीनिंग क्या है, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए मनुष्यों में मादा मनुष्य जो होती है उसमें जो गर्भकाल जो होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, मादाओं में, मादा मनुष्य में गर्भकाल जो है बेटा वो कितने महीने का होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। गर्भकाल जो होता है वो 9 महीने का होता है। जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, टोटल कितनी तिमाही थी, 3 तिमाही थी। ठीक है, तो 9 महीने का ये जो गर्भकाल होता है, इस गर्भकाल का, इस प्रेगनेंसी का जो आखिरी समय जो होता है, जो अंतिम समय जो होता है, बिल्कुल आखिरी समय, अंतिम समय, जिस दौरान बच्चा शरीर से बाहर आता है, या वो जो शिशु जो है वो शरीर से बाहर आता है। शिशु गर्भ से बाहर आता है, या शिशु शरीर से बाहर आता है। ठीक है, उस काल को, उस समय को, उस वक्त को, उस टाइम को हम बोलते हैं क्या, प्रसव। ठीक है, तो कई बच्चे जिनको प्रसव का मीनिंग नहीं पता, याद रखना प्रसव वो समय है गर्भकाल का, या मैं बोलूंगा प्रसव वो अंतिम समय है गर्भकाल का, जिस समय एक माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, जो शिशु पल रहा था, वो शरीर से बाहर आ जाएगा। वो टाइम पीरियड जो है, वो समय जो है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रसव काल कहलाएगा, या उसे हम क्या बोलेंगे, प्रसव काल। और वो प्रक्रिया जिससे वो बाहर आ रहा है वो क्या कहलाएगी, प्रसव। ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रसव, और वो समय क्या कहलाएगा, प्रसव काल कहलाएगा। सिंपल सा था। तो आपसे कोई पूछे प्रसव काल क्या है, आप बोलेंगे वो समय, गर्भकाल का 9 महीने का आखिरी समय जिसमें बच्चा शरीर से बाहर आता है, वो काल क्या कहलाएगा, प्रसव काल। और बाहर आने की प्रक्रिया जो होएगी वो क्या कहलाएगी, प्रसव कहलाएगी। भूलना मत इस चीज को। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रसव जो होता है, प्रसव यानी शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को तो हमने बोल दिया क्या, प्रसव। और वो जो अंतिम समय जो है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रसव काल, पार्चुरेशन पीरियड। और ये जो प्रक्रिया है जिससे शरीर से बाहर आएगा वो क्या कहलाएगी, प्रसव कहलाएगी। ठीक है, चलें आगे। अब ये जो प्रक्रिया है ना बेटा जी, ये जो प्रसव जो होता है, ध्यान से सुनना, इसको तरीके से याद रखना है आपने। पहले हमने देखा प्रसव का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रसव जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। याद रखना, अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है, याद रखना, भूलना नहीं है। कैसी प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आसान प्रक्रिया नहीं है कि एकदम से बच्चा बाहर आ गया, नहीं भैया, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस प्रसव में।
क्या क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रक्रिया जो बहुत ही ज्यादा जटिल है, ये कैसी होती है। याद रखना, शब्द याद रखना, ये तंत्री अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया, प्रसव का मीनिंग समझ में आ गया। वो आखिरी समय जिसमें बच्चा शरीर से बाहर आएगा, क्या कहला रही है, प्रसव कहला रही है। हमने बोला बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है ये, ठीक है। अब कैसी है ये जरूर याद रखना, ये प्रक्रिया कैसी होती है बेटा। ये एक तंत्री अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है। अब हिंदी में तो बोला तंत्री अंतःस्रावी प्रक्रिया, इंग्लिश में बोला न्यूरो एंडोक्राइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे शरीर में कई सारे तंत्र हैं। आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में 11वीं कक्षा में जब मानव शारीरिकी लास्ट में पढ़ी होगी तो उसमें कई सारे तंत्र आए होंगे। कौन कौन सा जरा सोचिए। पाचन तंत्र पढ़ा था, श्वसन तंत्र पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। क्या आपने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था? सोचिए, ये शब्द सुने हैं, अगर नहीं सुने हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा भैया। देखिए, तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है, देखिए आप जरा सोचिए। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो किससे बना हुआ है बेटा जी, तंत्रिकाओं से, जो कहां पर मिल रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में मिलती है। और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं, मेरू रज्जु, भूलना मत। कौन बेटा, मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और ब्रेन यानी मस्तिष्क, इनमें मिलती है तंत्रिकाएं। तो भैया मैं अगर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उठ रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कुछ भी कार्य कर रहा हूं, कौन नियंत्रित कर रहा है? मेरा मस्तिष्क और मेरी मेरू रज्जु। किसके द्वारा? तंत्रिकाओं के द्वारा। जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, जो अभी मैं जो लिख रहा हूं, ये कौन नियंत्रित कर रहा है? मस्तिष्क। कैसे? संदेश भेज रहा है, किससे? तंत्रिकाओं से। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर हमारे अंदर कौन सा तंत्र मिल रहा है? तंत्रिका तंत्र मिल रहा है, जो कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हमने बोला ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र जो है वो काम करेगा, पहली बात। और एक और तंत्र मिल रहा है, कौन सा? अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? आपने याद करिए, 11वीं कक्षा में आखिरी चैप्टर था जिसमें आपने ग्रंथियां पढ़ी थी, याद आ रही है? पीयूष ग्रंथि याद आ रहा है, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि याद आ रही है? ये सारी क्या थी बेटा जी? ग्रंथियां थी। ऐसी ग्रंथियां, ध्यान से सुनना है, ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती। क्या बोला मैंने? ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती, वो अपना पदार्थ सीधा रक्त में डाल देते हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। याद रखना, ऐसी हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां मिल रही हैं और ये सारी ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। और इन ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है वो होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स। सिंपल सा था। अब आप बोलेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। भैया बहुत सिंपल सी चीज, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रक्रिया जिसमें दो तंत्र काम कर रहे हैं, एक तंत्रिका तंत्र काम करेगा और एक अंतःस्रावी तंत्र काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं यहां पर हमारा मस्तिष्क भी काम करेगा, है ना, क्योंकि मस्तिष्क किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। और कोई ना कोई अंतःस्रावी ग्रंथि काम करेगी। कौन सी करेगी अभी बताऊंगा, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र काम करता है, एक नर्वस सिस्टम काम करता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। समझ में आ गया? तो ये आपने याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या इस प्रक्रिया में, ये समझते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया में, प्रसव प्रक्रिया में होगा क्या, समझते हैं। ध्यान से सुनना। देखिए, ये मान लो गर्भाशय है,
ठीक है, और ये पूरा फैल चुका है। इसके अंदर जो बच्चा जो है, शिशु जो है, हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा जो है, ठीक है, ये पूरी तरीके से अब विकसित हो चुका है, यानी 9 महीने हो चुके हैं। अब जरा सोचिए आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, एक रूम में आप मान लो गर्भाशय है, ठीक है, और ये पूरा फैल चुका है। इसके अंदर जो बच्चा जो है, शिशु जो है, हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा जो है, ठीक है, ये पूरी तरीके से अब विकसित हो चुका है, यानी 9 महीने हो चुके हैं। अब जरा सोचिए आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए, और वो रूम का जो परिमाप जो है, मतलब परिमाप इन द सेंस कि हमने बोला कि ये एक रूम था जिसके अंदर ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक रूम है जिसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है। अब आप मुझे बताएं किसको बेचैनी होगी? क्या इसको बेचैनी होगी? नहीं, इसके पास ढेर सारी जगह है, ये घूम फिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पास जगह नहीं है, ये भिच गया है, घुट गया है अंदर। बेचैनी होगी किसको? इसको, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही है, होगी ना बेचैनी। तो कहने वाली बात ये थी कि ये जो शिशु जो है ना, ध्यान से सुनना, ये जो शिशु जो है जब ये छोटा था तो इसके पास ढेर सारी जगह है, ये वृद्धि कर रहा है और जगह कवर करता जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब इसको जगह नहीं मिलेगी हाथ पैर हिलाने के लिए, ये झटपटाएगा। कौन? ये शिशु। ये बेचैन होएगा। कौन? ये शिशु। जब शिशु बेचैन होएगा ना, शिशु क्या होएगा? बेचैन होएगा। तो जब ये बेचैन होएगा, झटपटाएगा अंदर, तो कहीं ना कहीं संदेश पैदा होंगे इस शिशु के कारण। किसके पास? गर्भाशय की भित्ति के पास, कि भैया अंदर झटपटा रहा है बच्चा जो अंदर झटपटा रहा है, बेचैन हो रहा है। ये संदेश पैदा हुए और किसके पास गए? गर्भाशय की भित्ति के पास। इस गर्भाशय की भित्ति से तंत्रिकाएं संदेश को लेकर गई। क्या बोला मैंने? शिशु जब बेचैन हुआ तो बेचैन होने का ये जो संदेश जो है, बेचैन होने का संदेश, झटपटा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है उसको, ये संदेश जो है ये कौन लेकर जा रही है? तंत्रिका। किसके पास लेकर गई? मस्तिष्क के पास। चलो जी, मस्तिष्क के पास संदेश पहुंच गया। अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना बेटा। हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, ध्यान से सुनना, हमारा जो मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, उस मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, आप जानते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। याद रखना कौन कौन, बता देता हूं जल्दी से। अग्र, मध्य और पश्चिम, ठीक है। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, उसका एक और भाग होता है। किसका? अग्र मस्तिष्क का एक और भाग होता है, याद रखना क्या? हाइपोथैलेमस। कौन होता है बेटा जी? हाइपोथैलेमस। मान लो ये हाइपोथैलेमस है, समझना कौन है बेटा? ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है एक ग्रंथि जिसका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भैया? पीयूष ग्रंथि। सिंपल सा था। अब बेटा ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं। किसके? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग।
ध्यान से सुनना, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके दो भाग हैं, ये वाला क्या कहलाता है, अग्र पीयूष, और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, पश्च पीयूष। अब थोड़ी सी चीज मैं आपको 11th की जल्दी से रिपीट कर देता हूं, याद दिला देता हूं। आपने अगर 11th क्लास में ये पढ़ी होगी 11वीं कक्षा में, आप देखकर मुझे बताएं इनमें से कौन सी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग है जो सीधा हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। सोच समझकर मुझे बताएं, क्या अग्र जुड़ा हुआ है या पश्चे जुड़ा हुआ है। याद रखना, पश्चे किससे किससे जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है बेटा, अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है इसमें 6 हार्मोन, अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। अग्र पीयूष ग्रंथि में 6 हार्मोन मिलते हैं। एक होता है जीएच, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एक आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा पढ़ा है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक होता है एफएसएच, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है टीएसएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और एक होता है पीआरएल, प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। तो बेटा ये 6 हार्मोन जो हैं, ध्यान से सुनना, ये 6 हार्मोन यही बनते हैं, ध्यान से सुनना, यही बनते हैं और यही से ही बाहर निकलते हैं। किसमें, रक्त में। क्यों, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। भूल मत जाना, कैसी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जिनके पास खुद की नलिका तो होती नहीं है, वो सीधा अपना उत्पाद रक्त में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है, अग्रभाग में 6 हार्मोन बन भी रहे हैं और यहीं से निकल भी रहे हैं। सिंपल। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। पश्चे पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कोई हार्मोन नहीं बनाती, बनाती नहीं है। ठीक है, लेकिन निकालती है। आप बोलेंगे क्या, मैंने क्या बोला, पश्चे पीयूष ग्रंथि कोई हार्मोन नहीं बनाती लेकिन निकालती है। इट मींस यहां से हार्मोन निकलेंगे तो सही, लेकिन वो यहां नहीं बनेंगे। वो कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं। दो हार्मोन याद रखने हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना बेटा। एक है एडीएच, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन बने कहां, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से लाकर यहां छोड़ दिए गए हैं और यहां से ये बाहर निकल रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकालती है, हां जी। पीयूष ग्रंथि का पश्चे भाग हार्मोन निकालता है, हां जी। कितने, 2। कौन से, एडीएच या वेसोप्रेसिन जिसको हमने बोला, और ऑक्सीटोसिन। लेकिन क्या ये यहां पर बने थे, नहीं जी। कहां बने थे, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। एक और चीज लगी हाथ में बता देता हूं, एक और भाग होता है हमारे पीयूष ग्रंथि का जिसे हम मध्य पीयूष भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, ये हमारा अग्र, ये हमारा पश्चे, और ये होता है मध्य। अब ये जो मध्य पीयूष जो होता है ना बेटा, ये हमारे अंदर बहुत ही अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है, जिसमें एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, जो बनता यहां पर है लेकिन यहां से निकल नहीं पाता है क्योंकि मध्य पीयूष विकसित नहीं होती है। तो ये हार्मोन यहां छोड़ दिया जाता है, किसमें, अग्र पीयूष में। तो अग्र पीयूष, सोचो, दिमाग लगाओ, अग्र पीयूष में हार्मोन कितने बने, 6, लेकिन निकलेंगे कितने, 7। क्यों, क्योंकि एक हार्मोन एक्स्ट्रा यहां से निकलेगा अग्र पीयूष से, जो बना कहां था, मध्य पीयूष में। लेकिन मध्य पीयूष हमारे अंदर बहुत ही अल्प विकसित होती है, निकाल नहीं पा रही है, बना जरूर देती है। तो वो निकलेगा कहां से बेटा जी, अग्र पीयूष से। कौन सा, MSH।
ठीक है, तो निकालेगी कितनी अग्र पीयूष? 7 हार्मोन निकालेगी, लेकिन बना कितनी रही थी? 6। ये जो 7वां MSH था ये निकला यहां से है, लेकिन बना कहां था? मध्य पीयूष में बना था। याद रखना, ये नीट में प्रश्न पूछा गया। हालांकि ये 11th क्लास की चीजें हैं, लेकिन जस्ट एक बार रिवाइज करा दिए मैंने आपको। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? सिर्फ इतना सा ध्यान से देखिएगा बेटा जी। हमने बोला जब शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, अंदर पूरा उसने विकास कर लिया, अब जगह जब नहीं मिल रही है उसको, तो वो बेचैन हो रहा है। तो ये संदेश तंत्रिकाएं लेकर आ रही है किसके पास? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क में कहां ला रही है? मस्तिष्क में लाया जा रहा है उसके अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में। क्या बोला मैंने? ये जो संदेश तंत्रिकाएं लेकर आ रही है किसके पास लेकर आ रही है? मस्तिष्क के, सीधा लिख रहा हूं, हाइपोथैलेमस भाग में लाई। ये संदेश आया किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास आया। हाइपोथैलेमस के पास आकर वो संदेश कह रहा है हाइपोथैलेमस से कि प्रभु बनाओ, बहुत सारा बनाओ, बहुत सारा बनाओ। क्या? ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन बहुत सारा बनेगा तो यहां पर बहुत सारा इकट्ठा होएगा, और बहुत सारा इकट्ठा होएगा तो बहुत सारा निकलेगा भी। कौन? ऑक्सीटोसिन। अब जरा सोचिए, बहुत सारा ऑक्सीटोसिन निकल रहा है किससे? पीयूष ग्रंथि से। कौन सी पीयूष ग्रंथि से निकलेगा? कौन से भाग से? पश्चय से। याद रखना, पीयूष ग्रंथि के पश्चय भाग से। चलो जी, कौन निकला पीयूष ग्रंथि से बेटा? हमने बोला निकला ऑक्सीटोसिन। चलो जी, समझ में आ गया कौन निकल गया? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? निकल गया, यहां से बाहर आ गया। कौन? ऑक्सीटोसिन रक्त में आ गया है। अब ये ऑक्सीटोसिन यहां से मस्तिष्क में निकला है ना भैया, मस्तिष्क का ही तो भाग था। कौन? हाइपोथैलेमस। उसके पास कौन है? पीयूष ग्रंथि। यहीं से तो निकलेगा। अब यहां से निकलकर, ध्यान से सुनना, यहां से निकलकर ये ऊपर से आएगा उस गर्भवती महिला के किसमें आएगा? गर्भाशय में आएगा। किसके पास पहुंचा? गर्भाशय के पास। कौन? ऑक्सीटोसिन। अब गर्भाशय में किसके पास पहुंचा? गर्भाशय की याद करिए 3 भित्तियां थी, उनमें से मध्य भित्ति कौन सी थी? याद करिए, मध्य गर्भाशय भित्ति। याद आ रहा है आपको? किससे बनी हुई थी? कोई भी बच्चा सोचो, किससे बनी हुई थी? मांसपेशियों से बनी हुई थी ना। अब ये जो मध्य गर्भाशय भित्ति जो है, जो किससे बनी हुई है? मांसपेशियों से बनी हुई है। इनमें होगा क्या? धड़ 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 धड़। क्या होएगा? संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। इस तरीके से फड़फड़ाएगी। कौन? अंदर मांसपेशियां। और जब ये फड़फड़ाएंगी, धड़धड़ाएंगी, जो भी होएगा कुल मिलाकर संकुचन होएगा। इस तरीके से प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। और ये मध्य गर्भाशय भित्री में जो ये संकुचन शिथिलन होएगा, एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं क्रमानुकुंचन। क्या बोल रहे हैं? क्रम से, क्रमिक रूप से कुंचन हो रहा है, यानी प्रेसिंग हो रही है। कुंचन शिथिलन, कुंचन शिथिलन, कुंचन शिथिलन। इस तरीके से जोर जोर से जब ये होएगी तो इसके कारण बच्चा आ जाएगा शरीर से बाहर, यानी हो जाएगा प्रसव, यानी हो जाएगा क्या? जन्म। किसका? बच्चे का। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पूरी प्रक्रिया में, सोच समझकर मुझे बताना, क्या ये पूरी प्रक्रिया को जब आपने समझा, क्या आपके दिमाग में न्यूटन का तीसरा नियम याद आया? न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? सोचिए, दिमाग लगाएं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? क्या होता है? किसी भी, सोचिए, किसी भी एक्शन, नाम सुना है ना, के खिलाफ होता है रिएक्शन। किसी भी एक्शन के खिलाफ होता है क्या? रिएक्शन। यही होता है ना न्यूटन का तीसरा नियम। मैं बायो पढ़ाता हूं, फिजिक्स थोड़ी सी डामाडोल रहती है, इतना मेरे को याद है। न्यूटन का तीसरा नियम है ना। तो अब आप मुझे बताएं, क्या
आपने 11th क्लास में एक क्रिया पढ़ी थी, प्रतिव्रती क्रिया। याद आ रही है? कि मान लो कोई चीज हुई, मतलब कोई एक्शन हुआ, ठीक है। मान लो गाल पर एक चांटा लगा, ये क्या हुआ? एक्शन। और बदले में फटाक, ये क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति को रिएक्शन। होता है ना, न्यूटन का तीसरा नियम ना। अब जरा सोचिए, यही क्या कहलाती है? आपकी प्रतिव्रती क्रिया, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। है ना? अब आप सोचिए, क्या आपको यहां पर कोई प्रतिव्रती क्रिया नहीं दिख रही है? इस बच्चे ने एक एक्शन दर्शाया और बदले में रिएक्शन हुआ, बच्चे को बाहर निकाल दिया। सोचो, हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे ने एक्शन दिखाया कि भैया मैं हो रहा हूं बेचैन, अब मुझे जगह नहीं मिल रही है, मम्मी मुझे बाहर निकालो। हुआ ना? ये क्या था? एक्शन। और बदले में मम्मी ने दिखाया क्या? रिएक्शन। ले बेटा बाहर आ जा। है ना? तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये एक प्रकार की, ये जो प्रसव जो है, क्या ये एक प्रकार की प्रतिव्रती क्रिया है या नहीं है? है ना? इसको हम बोलते हैं गर्भ, याद रखना इस शब्द को, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिव्रती क्रिया। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिव्रती क्रिया, यानी एक ऐसी प्रतिव्रती क्रिया जिसमें गर्भ जो है, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। ऐसी प्रतिव्रती क्रिया को हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिव्रती क्रिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है क्या? पूरा का पूरा प्रसव अभी खत्म नहीं हुआ। अब आगे जो बिंदु आ रहा है ध्यान से सुनना बेटा। आप सभी ने 11th क्लास में, ध्यान से सुनना, ये देखिए कुछ चीजें यहां पर 11th क्लास की आ रही है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, आ रही है। अब याद करिए, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर था आखिरी में, जो हमारा 21वां चैप्टर था। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपने अस्थियों के बारे में पढ़ा था। गमन और संचलन आपका चैप्टर था ना, उसमें आपने अस्थियों के बारे में पढ़ा था, कंकाल के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है आपको? हमारा जो उपांगीय कंकाल जो होता है, जिसमें हमारे अग्रपाद होते हैं, पश्चेपाद होते हैं, ये शोल्डर वाला भाग जो होता है, जिसे हम श्रोणी और जिसे हम अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। ठीक है, और कूले की जो हड्डी होती है, जिसे हम बोलते हैं श्रोणी मेखला। याद आ रही है? भूले तो नहीं है? देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये एक व्यक्ति है जिसमें ये जो कूले की हड्डी जो होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या? श्रोणी मेखला। ठीक है, पैल्विक गिर्डल। और यहां पर जो अस्थियां मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं पैल्विक बोन, यानी श्रोणी अस्थियां बोलते हैं। ये वाली दिख रही है आपको? ठीक है, अब देखिए ये जो श्रोणी अस्थियां जो होती हैं, अब यहां पर हम अस्थियां कौन सी होती है वो नहीं बात कर रहे हैं। 3 प्रकार की होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये है इलियम, पीली वाली दिख रही है आपको। फिर नीचे की तरफ ये इस्चियम, और आगे की तरफ होती है प्यूबिस। यानी आगे की तरफ होती है प्यूबिस, नीचे की तरफ होती है इस्चियम, और पीछे की तरफ होती है इलियम। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये एक स्त्री है, स्त्री का कंकाल है, समझना। यहां पर गर्भ था जिसमें बच्चा था यहां पर। अब वो बच्चा यहां से नीचे की तरफ आएगा। अब जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ये जो अस्थियां है ना, इन अस्थियों के बीच में यहां पर एक संधि मिल रही है। देखिए ये वाली दिख रही है नीले रंग की, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। भूल मत जाना, क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है बेटा? एक प्रकार की संधि है, ये एक प्रकार का जॉइंट है। किसके बीच में?
दो प्यूबिक अस्थियों के बीच में, ये दो प्यूबिक अस्थियां हैं, इनके बीच में है। अब जरा सोचिए, यहां पर यूं मान लीजिए यहां पर बच्चा है, उस बच्चे को नीचे आना है, योनि द्वार से नीचे की तरफ जब वो आएगा तो बीच में ये अस्थियां मिलेंगी। अब नीचे जब वो आएगा तो इन अस्थियों को फैलाना पड़ेगा। चलो जी, बच्चा नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ये अस्थियां फैलती जा रही हैं। अब ये फैलेंगी क्यों? क्योंकि यहां पर मिल रही थी संधि, जॉइंट। ये जॉइंट थोड़ा सा फैला, जिससे ये हड्डियां थोड़ी सी खिसकी, जिससे बच्चा आ गया बाहर। अब जरा सोचिए, प्रसव के समय दर्द होता है, देखा होगा आपने, कई सारी मूवीज में देखा होगा, जब प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है तो दर्द होता है। क्यों हो रहा है वो? जरा सोचिए, बच्चा जब बाहर आ रहा है तो हड्डियां खिसक रही हैं, ये हड्डियां फैल रही हैं, टूट नहीं रही हैं, हड्डियां फैल रही हैं। बच्चा जैसे ही बाहर आ जाएगा तो सोचिए, उस समय पर ये जो संधि जो थी ना, ये संधि कौन सी? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो जॉइंट था, ये जब फैला था, जैसे बच्चा बाहर आया, मतलब बच्चा बाहर ही, मतलब यहां से नीचे जब आ रहा था तो आपने हड्डियों को फैलाना है। यहां से ये फैली हड्डियां, ये संधि थोड़ी सी फैली, ठीक है। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो ये संधि वापस से अपनी सामान्य स्थिति में जाएगी या नहीं जाएगी? यानी ये जो संधि जो थी, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, ये शिथिलन करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, आराम से अपनी नॉर्मल अवस्था में जाएगा। वो महिला को फिर रिलैक्स फील होगा या नहीं होगा? रिलैक्स होएगी ना। वो पहले तो दर्द होएगा क्योंकि ये फैल रही हैं, जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो फिर वो फीमेल, वो मादा को क्या होएगा? रिलैक्स फील होएगा। क्यों? क्योंकि ये वापस हड्डियां अपनी सामान्य स्थिति में जाएंगी। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है, ये जो संधि जो होती है, इसमें शिथिलन, यानी इसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए, इसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए उत्तरदायी होता है एक हार्मोन। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था अप्रा से 5 हार्मोन निकले थे, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और 5वां क्या था? रिलैक्सिन। याद आ रहा है? अब आप जरा सोचिए, रिलैक्सिन, मैंने बोला था लास्ट में आएगा इस चैप्टर में, रिलैक्सिन में वर्ड आ रहा है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है थोड़ा सा शांत हो जाना, होता है ना, होता है ना। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, मतलब बहुत कार्य कर लिया, अब थक गए हैं, अब आराम से थोड़ी सी शांति मिली है। यानी जब बच्चा बाहर आ रहा था तो वो एक पेनफुल प्रक्रिया थी, दर्द हो रहा था उस माता को, क्योंकि ये हड्डियां फैल रही थी। हड्डियां मतलब इस संधि जो थी ये फैल रही थी, हड्डियां थोड़ी सी खिसक रही थी, दर्द होएगा। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स होएगा, यानी ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये अपनी सामान्य स्थिति में जाएगा। और ये लाने के लिए, रिलैक्समेंट लाने के लिए, शिथिलन लाने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि में कौन उत्तरदायी होता है? याद रखना, रिलैक्सिन हार्मोन, जो कहां से निकला था? अपरा से निकला था। बोला था ना रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य लास्ट में बताऊंगा। ये है रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य। ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा क्या? प्रसव पूरा का पूरा A to Z मैंने आपको समझा दिया है। अब आखिरी प्रक्रिया है कौन सी बेटा? दुग्ध स्त्रावण। इसको जल्दी से समझते हैं। आइए, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब दुग्ध स्त्रावण यानी लैक्टेशन। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, जल्दी से खत्म करते हैं। दुग्ध स्त्रावण का मतलब प्रसव होने के पश्चात, बच्चा बाहर आने के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात एक माता अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, उसको दूध पिलाती है। उसकी स्तन ग्रंथियां जो होती है उसमें दुग्ध का निर्माण होता है। याद करिए, दुग्ध का निर्माण, दूध का निर्माण जो है वो कौन कराता है? बताया था मैंने आपको, अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए। कौन? प्रोलैक्टिन। भूल नहीं जाना, कौन? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है बेटा जी? दुग्ध का निर्माण करता है। और ये मैंने आपको तब बताया था जब हमने स्तन ग्रंथियों की बात करी थी, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, प्रोलैक्टिन कहां से निकलेगा, कहां बना है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। प्रोलैक्टिन, PRL। कौन था PRL? प्रोलैक्टिन। कहां बनता है? पीयूष ग्रंथि में। कौन सी? अग्र में। यही बनता है, यहीं से निकलता है, याद रख लेना, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन जो है बेटा जी, ये तो कराएगा दुग्ध का निर्माण, जबकि
दूध का स्त्रावण जो होएगा वो कौन कराएगा? याद रखना, अभी अभी एक हार्मोन जिसने बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी था, कौन था जरा सोचिए? ऑक्सीटोसिन था ना ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दो कार्य कर रहा है। एक तो प्रसव करवा रहा है, बच्चे का जन्म करवा रहा है, और एक दुग्ध का स्त्रावण करा रहा है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे जन्म हार्मोन किसे बोला जाता है, कोई भी नीट में प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई भी टीचर आपसे पूछ ले जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन, ध्यान से सुने क्या बोला मैंने, बर्थ हार्मोन। बर्थ का मतलब तो समझ में आता ना, जन्म हार्मोन। और सीधी सी बात है, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन किसे कहा जाएगा? दुग्ध स्त्रावण हार्मोन किसे कहा जाएगा? आप सीधा सीधा आंसर देंगे, किसे भैया? ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि जन्म भी करवा रहा था, बच्चे को बाहर निकलवा रहा था, कौन? ऑक्सीटोसिन। और फिर दुग्ध स्त्रावण में सहायता करा रहा है, कौन? ऑक्सीटोसिन। ये सिंपल सी चीज थी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी दुग्ध स्त्रावण, एक आखिरी बिंदु रह गया है दुग्ध स्त्रावण में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, प्रथम स्तनीय दूध जो होता है, यानी प्रथम दूध जो माता के स्तन ग्रंथियों से निकलता है सबसे पहली बार, वो दूध होता है गाढ़ा, पीला, ठीक है, और पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। क्या बोला मैंने? गाढ़ा होता है, गाढ़ा पीला होता है, और उसमें बहुत सारे पोषणीय पदार्थ भी हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें वसा थोड़ी सी कम होती है, फैट थोड़ी कम होती है, प्रोटीन बहुत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वसा थोड़ी कम होती है, ठीक है। और क्या होती है, ध्यान से सुनना, पोषणीय पदार्थ तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें होती है प्रतिरक्षी। कौन होती है बेटा? प्रतिरक्षी, भूल मत जाना। अब प्रतिरक्षी जो होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। हमारे शरीर में क्या बनती है? प्रतिरक्षी। हालांकि ये सारा एक चैप्टर में आएगा, मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है ना आपका, उसमें हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की, ठीक है। प्रतिरक्षी बेटा जी एक प्रोटीन का अणु होता है, ध्यान से सुनना। प्रतिरक्षी जो होती है वो क्या होती है? एक प्रोटीन का अणु होता है, ध्यान से सुनना। प्रतिरक्षी जो होती है ना, वो एक प्रकार का प्रोटीन का अणु होता है, जिसे हम, ध्यान से सुनना, इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में बोलते हैं आईजी। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इतनी सी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला? देखिए, मैंने बोला जो प्रथम स्तनीय दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है, पीला होता है, पोषक पदार्थों से भरपूर होता है, और उसमें होती है क्या? प्रतिरक्षी भी होती है। अब आप पूछेंगे कौन सी प्रतिरक्षी? ध्यान से सुनना, नीट का बहुत फेमस प्रश्न है, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती हैं, कई बार याद नहीं रहती है, तो सीधा सीधा, क्या आपके पास दिमाग है? आप बोलेंगे सर ऐसा लग रहा है आप पूछ रहे हो जैसे वो कोलगेट का ऐड आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। क्या आपके पास दिमाग है? आप बोलेंगे हाँ सर है। तो दिमाग से याद रखना, IGD, IGE, IGM, IGA, IGG, दिमाग, भूल मत जाना। तो 5 प्रकार की बेटा जी, भूल मत जाना, क्या होती है? प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये प्रोटीन के अणु होते हैं, जिसमें से भूल मत जाना
प्रथम स्तनीय दूध जो होता है जिसमें जो प्रतिरक्षी मिलती है वो होती है IgA। भूल मत जाना किसी भी हालत में, हालांकि बाद में चैप्टर में भी आएगा, बाद में भी बताऊंगा मानव स्वास्थ्य और रोग वाले में, फिर भी याद रखना कौन सा IgA प्रतिरक्षी होती है प्रथम स्तनीय दूध में। अब इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो दूध जो होता है जो सर्वप्रथम निकलता है बच्चा पैदा होने के बाद माता के स्तन ग्रंथियों से, जो गाढ़ा पीला पोषक पदार्थों से भरपूर होता है जिसमें प्रतिरक्षी IgA होती है, इस दूध को बोला जाता है, याद रखना, खीस। याद रखना क्या बोलते हैं, खीस, या इसको बोला जाता है, याद रखना क्या, कोलोस्ट्रम। या तो खीस बोल दीजिए या कोलोस्ट्रम बोल दीजिए, भूल मत जाइएगा किसी भी हालत में। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रथम स्तनीय दूध जो होता है जो निकलवाने के लिए उत्तरदायी कौन था, ऑक्सीटोसिन था। ये जो प्रथम स्तनीय दूध जो होता है जिसका नाम है खीस या कोलोस्ट्रम, ये गाढ़ा पीला पोषक पदार्थों से भरपूर होता है जिसमें प्रतिरक्षी भी होती है, जो उस बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेंगी, जो उस बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करेंगी रोगों से लड़ने के लिए। कौन सी प्रतिरक्षी होती है, IgA। पहले के जमाने में ना इस दूध को जो मैं बोलूंगा पहले के जो लोग होते थे वो गंदा दूध समझते थे, इसको निकाल कर फेंक देते थे। जो उस माता का जो प्रथम दूध होता था सोचते थे बच्चे को नहीं देना, बेकार होता है, गाढ़ा सा होता है, खराब होता है। लेकिन रिसर्च हुई तो पता लगा अरे भैया ये तो पोषणीय पदार्थों से भरपूर दूध है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है बेटा जी चैप्टर। प्रसव भी पढ़ लिया, दुग्ध स्त्रावण भी पढ़ लिया, बच्चा पैदा हो गया, दूध पिएगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, है ना। चलिए, तो आज जो हमने पढ़ा है सब कुछ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। किसकी बात करिए बेटा जी, आज हमने बात करी है प्रसव और दुग्ध स्त्रावण की। प्रसव का मीनिंग मैंने आपको बताया कि एक जटिल प्रक्रिया है, ये अंतिम समय होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रसव। ये जटिल प्रक्रिया जो होती है एक तंत्री अंतःस्त्रावी प्रक्रिया होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र काम करते हैं, यानी तंत्रिकाएं काम करेगी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि काम कर रही है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जब बच्चा झटपटाता है, जगह नहीं मिल पाती है, तो एक संदेश पैदा होता है जो मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है जो निकाला जाएगा किससे, पश्चेत पीयूष ग्रंथि से निकाल कर किसके पास आएगा, वो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मध्य भित्ति के पास आता है, उसको तर 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 संदेश देता है कि फटाफट फटाफट संकुचन चित्रलन पैदा करो और बच्चे को बाहर निकालो। ये हो जाएगा प्रसव। ये प्रतिव्रती क्रिया थी, क्या कहला रही थी, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिव्रती क्रिया। फिर हमने बात करी दुग्ध स्त्रावण की, बच्चा जैसे ही बाहर आएगा तो वही ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करेगा दूध को बाहर निकालने के लिए। उन स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण किसने कराया था, प्रोलैक्टिन ने। अब दूध निकलेगा, वो प्रथम जो दूध जो था जिसका नाम है खीस या कोलोस्ट्रम, जो पोषणीय पदार्थों से भरपूर है, जिसमें प्रतिरक्षी मिल रही थी, कौन सी बेटा जी, IgA। भूल मत जाना, ये हमने पढ़ा है और चैप्टर हुआ है खत्म। समय हो रहा है किस चीज का, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रसव के पश्चात प्रथम स्तनीय दूध क्या कहलाता है। प्रसव के पश्चात में जो प्रथम स्तनीय दूध जो निकला था एक माता की स्तन ग्रंथि से, वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन खीस, दूसरा कोलोस्ट्रम, तीसरा दोनों, यानी खीस भी कहलाता है, कोलोस्ट्रम भी कहलाता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सोचिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर पूरा लेक्चर देखा होगा तो जरूर आंसर कर देंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न, कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है। कोलोस्ट्रम जो होता है, प्रथम स्तनीय दूध जो होता है, उसमें कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, सोच समझकर आंसर दीजिए। पहला IgG, दूसरा IgA, तीसरा IgD, चौथा IgE। चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा जी। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, प्रसव के पश्चात प्रथम स्तनीय दूध क्या कहलाता है। मैंने आपको बोला था या तो खीस बोल दो या कोलोस्ट्रम बोल दो, दोनों दे रखे हैं, तीसरा ऑप्शन दे ही रखा है, दोनों A और B। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, भूल मत जाना,
कोलोस्ट्रम भी बोल देते हैं, खीस भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जा रही है। मैंने आपको बताया था ना 5 तरह की प्रतिरक्षी होती है, दिमाग DEMAG होती है ना, जिसमें से IgA यानी सेकंड आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का क्विज और ये है अब आज का होमवर्क। सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करने हैं, कृपया करके अपनी भलाई के लिए जरूर करिएगा। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर के जो भी प्रश्न हैं वो सारे लेकर आऊंगा, उनके आंसर्स लेकर आऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।